हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। राजस्थान के पशुपालन वाला भाग चल रहा था और पशुपालन वाले भाग के अंदर आज अपना एक टॉपिक रहने वाला है। वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। पशु परिचर बढ़ती के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप ये तैयारी कर रहे हो तो वास्तव में ये नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज की बात करें तो टॉपिक का नाम रहेगा अपने पशु क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पशु खरीदते समय रखी जाती हैं, और इसका एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। यानी कि पशुओं को खरीदते समय किन किन सावधानियों को रखना पड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पशु के समय कौन कौन सी सावधानियां होती हैं। इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। किससे बात करेंगे भाई? डिटेल से बात करेंगे। चलो, क्लास लाइफ ऑन क्लासरूम रहने वाली है, तो आप भी साथ साथ में नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार से ही पढ़ूंगा। ठीक है ना? नोट्स को मैं इसी प्रकार से पढ़ूंगा जैसे ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया जाता है। ओके, चलो, हम आज जो टॉपिक रहेगा इसकी बात करेंगे। पशु खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो भाई, थे जब भी कोई पशु खरीदने जाओ तो कुछ सावधानियां देखते हो। जाके पशु में क्या देखते हो? कुछ देखते होंगे कि पशु का शरीर कैसे है, पशु दिखने में कैसा दिखता है, पशु का सींग कैसा है, कोई सींग टूटा हुआ तो नहीं है, पशु के थन बराबर है या नहीं है, पशु दिखने में अच्छा या फूट रहा है या नहीं है, यानी कि सुंदर दिखाई देता है या नहीं देता है। तो ये सभी सावधानियां हम देखी जाती है। ऐसे तो है नहीं गए और सीधा ले लिया। हम जे ध्यान रखो कि पशु खरीदा जाना, आप ध्यान रखा करा कि भाई पशु की उम्र कही है। तो अक्सर पशु मालिक होता है, बेचने वाला, तो उसको बेचनी है तो वो थोड़ा बहुत गलत ही बता सकता है। अगर उसकी उम्र 3 साल है तो वो कहेगा भाई 2 साल की है, उसकी उम्र 5 साल की है तो वो कहेगा 4 साल की है। तो अब क्या सावधानियां रखेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, उस पशु के मुंह खोल के उसके दांत काउंट करेंगे कि वास्तव में उसकी उम्र सही आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे तब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दांतों से उम्र ज्ञात की जाती है, खुर को देखा जाता है। तो ये सब चीजें, अब देखो पशु जो चीज है, पशुओं के बारे में देखें कि भारत में आदिकाल से, आज से नहीं, आदिकाल से ही पशुओं को धन के समान माना गया। पुराने जमाने में ही सबसे बड़ा धन था तो कोई पशुधन था, और पशुधन उस समय से लेन देन हो रहा था, खरीदारी हो रही थी, तो उस समय से ही इनके बारे में ध्यान रखा गया है। तो अब बताओ, ये प्राचीन काल से कोई पशु खरीदना और बेचना एक पशुधन है। पशु बेचना कोई गुनाह नहीं है, पशु खरीदना कोई गलत बात नहीं है, पशु को बेचना भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट अपन को ध्यान रखना है वो देखें अपन। तो अपन आज सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक की बात रहेगी, तो अपने रहेगी भाई, लो भाई, टॉपिक रहेगा आपके सामने पशु क्रय करते समय सावधानियां। एक पशु को क्रय करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में अगर अपन डिटेल से बात करेंगे। पशु को क्रय करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है ना? तो देखो भाई, पशु को क्रय करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अभी कहा था कि पशु कोई आज की बात नहीं है। भारत में तो प्राचीन काल से ही पशुओं को धन के समान माना गया है, तथा इस कारण क्रय विक्रय प्राचीन समय से ही ये हो रहा है ना, ध्यान रखना। तो हम बात करें यहाँ पर, भारत में प्राचीन काल से ही पशुओं को क्या माना गया भाई? पशुओं को धन माना गया। क्या माना गया है? पशुओं को धन माना गया है। इस कारण पशुधन तो
आदिकाल से ही क्रय और विक्रय किया जाता है। क्रय और विक्रय किया जाता है। समझ में आई बात? यानी कि पशु कोई आज से नहीं क्रय विक्रय किए जाते हैं, प्राचीन काल से ही पशुओं का क्रय विक्रय हो रहा है। अब पशुपालन की ये बढ़ती हुई मांग आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने भी कदम उठाए हैं। सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि पशुपालन अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं। इसी कारण सरकार समय समय पर पशु मेला का आयोजन करवाती है। पशु मेला का आयोजन इसलिए करवाए कि भाई उस मेले में गाय, गधे, घोड़े, भैंस सब एक जगह पर आए और पशुपालन आराम से देखे। एक नहीं 10 गाय देखे और जो पसंद आए वो गाय लेकर जाए। आई बात समझ में? तो सरकार क्या चाहती है? पशु मेले का आयोजन कराए। और ये आपके एक टॉपिक था राजस्थान में पशु मेले। हाँ, राजस्थान में पशु मेले मैंने पढ़ा दिया ना। एक कड़ियो तो हाँ हाँ, मुझे बताओ राजस्थान में जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर, बिल्कुल सही है। कौशल्या खड़ी हो। हाँ बताओ भाई। राजस्थान के अंदर मलिनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मालानी, बाड़मेर। ठीक है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? बिल्कुल, मलिनाथ पशु मेला ही राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस बात को ध्यान रखना है। चलो, ये नॉर्मली चीजें होती है, इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करें, अब पशुपालन कोई भी पशु खरीदेगा तो पशु खरीदने के दो ही माध्यम है। या तो क्या करेगा पशुपालन से सीधा बात करेगा, या तो किसी घर से जाकर खरीदेगा या फिर मेले में खरीदेगा। तो ज़्यादा उचित जो पशु हैं वो मेले में खरीदे जाते हैं या फिर घर पर। इनके फायदे भी और नुकसान भी है। घर पे खरीदेगा कोई, मान लीजिए पशु जाकर, तो वहां पर घर पर वैरायटी नहीं मिलेगा। एक पशुपालन के पास 2 या 3 पशु होंगे तो वो कहेगा ये है, ये हमारी जोटी खड़ी है, हमारी भैंस खड़ी है, हमारी गाय खड़ी है, वो हमारा कटड़ो खड़ो है, वो मेंढो खड़ो है, थके क्या चाहे। तो तुम्हारे पास एक ही होगा। आई बात समझ में? हाँ, ऐसी चीजें होती है भाई। देखो, अगर महिला साथ में चली गई खरीदने के लिए तो वो सौदा कभी बैठेगा ही नहीं। अगर महिला कोई पशु खरीदने साथ में चली गई तो वो सौदा बैठने वाला नहीं है। इसका कारण क्या है? आज भी देखो, जब समाज में रिश्ता होता है तो लड़के को बताया जाता है कि भाई छोरी देख लियो। तो मुझे बताओ, तुम 10-15 मिनट में क्या देख लेते हो उसमें? तुम 15 मिनट में जिंदगी कैसे डिसाइड कर लेते हो कि इनके साथ मैं पूरी लाइफ गुजार सकता हूँ? तो रईस जादव, जो माता पिता कोई रिश्ता करता है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखो इस बात का। माता पिता कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। अगर उन्होंने रिश्ता किया है तो वो ढंग का रिश्ता होगा। क्योंकि माता पिता कोई भी रिश्ता करते हैं तो खानदान देखते हैं। देखते कि नहीं देखते खानदान? आई बात समझ में? और तुम लोग 10-15 मिनट में देख कर रिजेक्ट कर देते हो और सेलेक्ट कर लेते हो। चलो, ये बात लड़कों तक है तब तक तो सही है, क्योंकि लड़के कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना तो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। मान लीजिए लड़का कोई कपड़ा खरीदने गया दुकान पे, तो वो जाएगा और कहेगा यार जीन्स दे दे, पैंट दे दे। जीन्स पैंट ली, एक ज़्यादा नहीं 2-3 निकालेगा, एक चूज कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा एक। और दुकानदार बोला शर्ट, तो बोला तेरे पसंद का ही दे दे यार, कोई दे दे। और इसी जगह अगर महिलाएं जाए और दिखा भाई, और दिखा, और दिखा, और दिखा, जब तक उस दुकान की ऐसी तैसी नहीं कर दे, फिर कहेगी इस डिजाइन में और है क्या, इस कलर में और है क्या। और मान लो जे लड़की को दिखाने ले गया लड़का शादी के लिए, और लड़की अगले के घर पे जाए और वहां पे बोले जाकर कि ओ भाई जी इस डिजाइन में और लड़कों को नहीं है क्या? लड़के का थोड़ा सा गोरा रंग को नहीं है क्या? थोड़ा सा काला रंग का लड़का मिल सकता है क्या? अब बताओ, यहाँ के घर में लड़को एक है वो क्या बतावे? तो कोई भी महिला साथ में जाएगी तो सौदा सेट होगा ही नहीं।
महिला वहां जाए और बोले या भैंस के थोड़े बड़े सींग की डिजाइन वाली दिखाओ ना, भैंस थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी माती भैंस दिखाओ ना, अब पशुपालन कहाँ से लाएगा। तो यहाँ आते मेला में लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, मेले में। मेले में था के थाकोड़ी, था के मोटी, बड़े सींग की, छोटे सींग की, ज्यादा दूध की, कम दूध की, सारी भैंसें अवेलेबल मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो पशुपालन अपनी आवश्यकताओं यानी कि पशुओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं आवश्यकताओं के अनुसार, इसीलिए सरकार भी समय समय पर मेलों का आयोजन करता है, ठीक है ना। तो मैं बात करूं यहां पर, तो देखे भाई, पशुपालन, पशुपालन तो क्या होगा, पशुपालक, पशुपालक समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पशुओं को खरीदता और बेचता रहता है। यानी कि समय समय पर आवश्यकता जैसे पड़ी एक पशुपालन को, तो वो पशुओं को खरीदता भी है और बेचता भी है। इस कारण सरकार समय समय पर पशु मेला का आयोजन करवाती है। यानी कि सरकार इसीलिए समय समय पर पशु मेला का क्या करवाती है बेटा, आयोजन करवाती है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना। अब देखो प्रमुख पशु मेले कौन कौन से हैं, तो 3-4 पशु मेले के नाम लिख लेते हैं। प्रमुख पशु मेला, तो देखो भाई प्रमुख पशु मेला कौन कौन से हैं, अगर उनकी बात करें अपन, तो प्रमुख पशु मेला रहने वाले हैं आपके प्रमुख पशु मेला में एक तो जाएगा आपके वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, परबसर नागौर, परबसर नागौर, ठीक है ना। ये तेजा जी के नाम से भव्य पशु मेला आयोजित होता है। नागौर में सर्वाधिक पशु मेला आयोजित होते हैं, जैसे वीर तेजा पशु मेला हो गया, जैसे हो गया आपके रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। एक हो गया आपके बलदेव राम मिर्दा पशु मेला, बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। तो देखो बेटा इसमें दो तो नागौर में होते हैं और वीर तेजा पशु मेला है वो परबतसर में होता है, और परबतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर है, डीडवाना कुचामन। आ रही बात समझ में। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पशु मेला है जिसमें जाएगा, जैसा जाएगा भाई आपके जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला, जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला, ये आपके पूरे भरतपुर में आयोजित होता है और सर्वाधिक आय प्रदान करता है। सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला कोई पशु मेला है तो वो जसवंत प्रिय पशु मेला है। उसके बाद आ जाएगा जैसे आपके पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला पुष्कर में आयोजित होता है। जैसे हो जाएगा मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला। जैसे हो जाएगा आपके
मलिनाथ के बाद जैसे अपन बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में आयोजित होता है। यहाँ पर भी अपन बात कर ले एक तो गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, तो बहुत से पशु मेला आयोजित होते हैं, ठीक है ना। अब पशुओं के खरीदते समय कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो रखी जानी चाहिए। अब देखो भाई, पहले आदमी पशु से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि पशुधन ही सबसे बड़ा धन था। जे आज से कोचिंग में एडमिशन ले तो कितनी क्योरी करो, पहला आदमी कोई पशुधन करता था, यानी कि पशु खरीदता ना तो इतनी सावधानियां रखता, क्योंकि पशुधन जैसे आज घर में कोई शादी करता है तो सगाई करने पहला टाबर और खानदान की कितनी पेट पूछे। आज के ज़माने में कोई शादी करना या सगाई करना है तो भी लड़की के खानदान की इतनी क्योरी काटा, इतनी अपा पेट पूछा। पहले पशुओं के पूछी जाती थी कि भाई यह पशु है, इसकी जो माँ थी वो कितने ब्यात में ब्याई थी, कितनी बार ब्याई थी, कितना दूध था, इसकी दादी का दूध कितना था, इसकी नानी का दूध कितना था, ये दूध कितने महीने निकलवाती हैं, ये हर बार बच्ची को जन्म देती हैं या टोकड़िए को जन्म देती है। ये पशुओं के समय इतनी सावधानियां रखी जाती थी खरीदते समय। और हमारा जो बडेरा था वो एक पशु दूसरे खूंटे पर बिक जाता और दूसरे से तीसरे खूंटे पर बिक जाता तो वे पशु को नहीं खरीदता। 3 खूंटे गेड़ी यानी 3 खूंटे बंदियोड़ी कोई गाय भैंस को नहीं खरीदता कि गाय का लखन या भैंस का लखन सही को नहीं, या 3 खूंटे जाए बंदी। और आज रो समाज देखो, एक छोरी एक जगह नहीं 2 जगह 3 जगह गयोड़ी रो और ब्याह करे और शादी करे। अब बताओ किस कदर समाज जा रहा है। पहला 3 खूंटा गेवड़ी अपा गाय को लाता, आज 3 घरा गेवड़ी लुगायन लेना वहां पा, 3 घर गेवड़ी लुगाया ले आवा और बेटा डीजे बजावे स्टेज करे, खानो करे, गांव भेड़ो करे। अरे भला आदमी 3 घरा गेवड़ी है। इतिहासकार ऐसे नहीं थे, इतिहासकार ने कहा था सिंह सवन कदली फले ने एक बार, तीरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन कदली फले ने एक बार, तीरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। शेर जिस रास्ते से एक बार गुजर जाता है दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाता है। और केले के जहां पर फल आ जाते हैं दोबारा उस जगह पर कभी भी फल नहीं आते हैं। सिंह गमन कदली फले ने एक बार, तीरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तीरिया का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन के एक बार तेल चढ़ता है, फिर उसके घर में एक बार दुल्हन के तेल चढ़ गया, हल्दी लग गई तो घर में कैसी भी आपत्ति आ जाए, कैसी भी विपदा आ जाए, उसकी शादी होकर रहेगी। तो तीरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, दुल्हन के एक बार तेल चढ़ता है और हमीर एक बार हट करता है। अगर हमीर ने हट कर लिया तो वो होके रहेगा, इसीलिए इतिहास में हमीर हट कहा जाता है। तो भला आदमी सुधरो, समाज रो ना सिवाड़ो मत करो। पाश्चात्यकालीन संस्कृति आयोड़ी आजकल रिश्ता रो कोई मायनो को नहीं रियो, मन हो जब डिवोर्स हो जावे, सहन शक्ति री कोनी, माँ बाप एंटरफ्राई करे। और मैं तो कहता हूं कि भाई लड़की के कर्म लड़की के पास होते हैं। लड़की की शादी होने के बाद माता पिता को उसके परिवार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, अगर माता पिता भाग लेते हैं तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। रूठी रानी उमा देसुणा है, जैसलमेर से विवाह होने के बाद मारवाड़ आई थी और मारवाड़ में जब मालदेव जी के प्रति उसका विश्वास नहीं हुआ तब वो रूठ के वापस जैसलमेर नहीं गई। कहा कि मेरा पिता मेरा दान कर दिया है, क्योंकि कन्या दान होता है विवाह के समय, तो अब मैं क्या जाऊं उस पिता के घर। वो रूठ कर जैसलमेर नहीं सोजत गई थी। कहाँ गई थी? सोजत, पता ना आपको? बिल्कुल, बहुत सी स्टोरियां हैं इतिहास में। तो देखो पशुओं के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पशु खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पशु एक तो हमेशा कोई जैसे शुद्ध एवं उत्तम नस्ल का ही खरीदना, कोई ढंग की नस्ल होनी चाहिए। अच्छी नस्ल के जो पशु खरीदेंगे तो आपका जो पशुधन है वो बढ़ेगा, तथा उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बेहतर होनी चाहिए। यहाँ को नहीं कि एक गाय 3 साल में एक बार ब्याह देवे, मतलब 3 साल कौन उसको खिलाना तो पड़ेगा ना। तो ध्यान रखें पशुओं के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पशुओं के समय सावधानियां रखनी चाहिए तो नंबर 1 की बात करूं मैं,
पशु स्वस्थ और अच्छी नस्ल का होना चाहिए, अच्छी नस्ल का होना चाहिए। इससे पशुधन में बढ़ोतरी होगी। इससे पशुधन में क्या होगी बेटा? बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। और हम बात करें तो पशु की जो प्रजनन क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। बेहतर प्रजनन क्षमता हो। अगर जिसकी प्रजनन क्षमता बेहतर होगी तो वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ कोनी के जिया कोई जैसे गाय है भैंस है, जब वो मध्यकाल में आती है, मध्यकाल में आती हैं, मध्यकाल का मतलब समझ गया ना। हाँ, तो जब वो मध्यकाल में आती हैं तो मध्यकाल का एक समय रहता है 5 से 7 दिन या 5 से 10 दिन या 5 से 18 दिन 15 दिन, हर एक पशु का अलग अलग मध्यकाल होता है। जी हम मध्यकाल रे में कोई भी जैसे भैंस है कोई जोटागन जावे पाडागन जावे संभोग के लिए, और संभोग करने के बाद भी अगर उसका प्रजनन सफल नहीं हुए तो बताओ अब वो भैंस वापस मध्यकाल में कब आती है? वो भैंस वापस मध्यकाल में कब आएगी? यही तो बात है ना। जो किसान किसान है ना भाई, किसान को सब अनुभव होता है इस चीज का। किसान जब पशुओं के साथ रहता है तो एक तरह से पशु की जिंदगी हो जाती है उसकी। वो पशु की हर चीज देखकर पहचान जाता है। इंसान को इतना एक्सपीरियंस होता है, जब कोई इंसान को इतना किसान को इतना एक्सपीरियंस होता है कि जब कोई भैंस गोबर करिए तो वो गोबर सूंघ के बता दे कि वो भैंस पानी पीने जा रही है, जोटा से मिलने जा रही है। बिल्कुल सही है। या अनुभव होता है उसको। हम जे कोई किसान को अनुभव ही नहीं है कि ये मध्य काल में आई या नहीं आई। भैंस बोलेगी थोड़ी कि, तो भैंस कोई बोल के थोड़ी कहेगी। मध्यकाल के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे एक कुतिया मध्यकाल में आती हैं तो उसके ब्लडिंग होती है, तो उनका मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो सबके अलग अलग मध्यकाल की विशेषता होती है। भैंस की अलग होती है, गाय की अलग होती है। तो सही किसान तो वही है जो पशुओं के शकल देख के, पशुओं के मूत्र विसर्जन को देखकर, पशुओं की गोबर देखकर वो पता लगा लेते हैं। तो वास्तव में सही किसान वही होता है जो पशुओं की गोबर करता है। जब पशु गोबर करता है तो वो गोबर को देखकर या गोबर को सूंघ कर बता देता है कि ये भैंस है जो आज खेड़े पे जा रही है या कोई जोटे से मिलने जा रही है। ठीक है ना। ये देखो भाई प्रकृति का नियम है। मैं तो खुला पढ़ाता हूँ, अपनी क्लास ऐसी चलेगी भाई। तो ये तो प्रकृति का नियम है, सीधी बात है। जहाँ ये इतना गाया भैंसिया जो बच्चा है तो फिर मध्यकाल नहीं आता तो ये क्यों घूमते हैं मार्केट में? ठीक है ना। ये तो होता रहता है। हाँ, सेना सब ध्यान पड़ती 2-3 साल डब जा। ठीक है, उतावड़ करे बेटो। पशुओं की प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। पशुओं की प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक लाभ प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो सके। आई बात समझ में? यानी कि एक पशु की जो प्रजनन क्षमता है वो बेहतर होनी चाहिए। पशु हमेशा सुडौल व स्वस्थ शरीर वाला होना चाहिए। खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनका खान पान, चाल, श्वसन दर, व्यवहार आदि मायने रखते हैं। हम जैसे कोई पशु ले आओ, इसके पिछले वाले पैर से ही नहीं है, हम वो यहाँ ले, तो बताओ वो ज़्यादा चल भी नहीं पाएगा। जब ज़्यादा चलेगा नहीं, कोई पशु ज़्यादा जुगाली करेगा नहीं,
तो उसकी दूध क्षमता में गिरावट आ जाएगी। वो हमेशा उदास बैठा रहेगा, वो कहीं घूमेगा फिरेगा नहीं, दौड़ेगा कूदेगा नहीं, नाचेगा नहीं, मनोरंजन नहीं करेगा, यहाँ कोई भोला बड़ा रहेगा तो उसके दूध क्षमता में गिरावट आएगी। इसीलिए अच्छा सुडौल, मजबूत एकदम सुडौल होना चाहिए, हड्डियां एकदम खिंची हुई होनी चाहिए, पूंछ एकदम तनी हुई होनी चाहिए, श्वास सुंदर एकदम सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा श्वास सुंदर वाला भी खराब है। अगर ऐसा पशु कोई करे तो भी बेकार है। ऐसा कोई पशु जिसको सांस भी नहीं है तो भी खराब है। तो कुछ सावधानियां हैं जैसे ध्यान रखनी चाहिए पशु खरीदते समय। सुडौल शरीर, और सुडौल शरीर के बाद जैसे उनके होता है ना, वो एक तो उनका खान पान होना चाहिए, खान पान, चाल अच्छी होनी चाहिए, सब सुंदर ठीक होनी चाहिए। हम जे कोई पशु ले आवे, मान ला जे आप कोई भैंस खरीदी है, हम फलाने के घर में रिचका खा रही है और अपने घर में रिचका है नहीं, अपन घर में कुटी है, हम बाल लावे में बेटी नखरा करे, मैं को खाऊं नहीं। अब बताओ जब वो नखरा करे बा खावे को नहीं, जब बा नहीं खावे जन 2-3 महीना ऐसे ही अगर वो निकाल दे थोड़ा थोड़ा खा के, तो उसके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसके दूध में गिरावट आ जाएगी और वो धीरे धीरे सूख जाएगी। इसीलिए भैंस तो ऐसी होनी चाहिए। काफी ऐसा होता है ना, कोई आदमी खाना खाता है दबा के चेपता दबा दब, तो उसको बोलते हैं ना, शिकावत हो गई, भैंस खावे जो क्या खावे। भैंस खावे जो का मतलब भैंस जो आता है उसको खाती है। तो पहले जब कोई भी भैंस खरीदे तो पहले उसको हर प्रकार का चारा खिला कर देके, तुम्हारे घर पर जो चारा होता है तो वो साथ में एक थैले में लेकर जाए, जैसे कट्टा होता है ना, उसको भर के लेके जाए। ध्यान रख लो रे भाई, तुम कल न कल ऐसा काम करोगे। कभी भी पशु खरीदने मेले में जाए तो साथ में क्या करके लेके जाए, साथ में क्या लेके जाए, बिल्कुल, तो साथ में वो लेके जाना चाहिए आपको, क्या, भैंस का चारा। एक भाई क्लास में फोन क्यों बजा रहा है, हमेशा क्लास में फोन साइलेंट करके बैठा करो। जब तुम्हें इतनी बार बोल दिया है ये बातें बार बार बोलने की क्या, तो फिर अच्छा लगता है क्या, बेवकूफ। मन ध्यान है तारगन है, वीवो फोन है। हम्म। तो देखो, नखराली भैंस कभी नहीं लेनी चाहिए जो खाने पीने में। तो आप क्या करेंगे, साथ के अंदर, साथ में क्या करेंगे, अपने घर का जो चारा होता है वो साथ में लेकर आए। जब पशु खरीदते तो पहले उसके सामने वो चारा रखे और उसके कहे कि प्लीज खा के दिखाओ। मैं, अगर वो भैंस चाव से खा ले तो कहते हैं कि ये अपने घर पे सेट हो जाएगी। और जय था कि चारा सामने देखने या टेढ़ी टेढ़ी देखे तो समझ लेना कि वो सेट नहीं होगी, क्योंकि अपने घर पे चारा है वही होगा। अब दूसरे के घर पे, किसी के घर पे मेथी खाई, अपने घर पे मेथी नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। किसी के घर पे हरा चारा है, अब वो हरा चारा खा रखी, अपने घर पे सूखा चारा है, तो कैसे सेट होगा, समझो। तो साथ में क्या करना चाहिए, खान पान उसका देखना चाहिए। पशु जब भी खरीदते हो तो पशु की मोरी पकड़ के उसको 2-3 राउंड कटाओ, वो बराबर चल रहा है क्या, कोई उसके पैर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनके थन आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं, पैर और थनों के बीच में कोई टकराव तो नहीं हो रहा है, या फिर वो दब के तो नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक राउंड काटने के बाद वो सांस तो नहीं भर गई या उसकी सांस तो नहीं फूली है। हर चीज देखनी चाहिए। पशु हमेशा फुर्तीला लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, फुर्तीला, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगला देखो, अगली सावधानी क्या ध्यान रखनी चाहिए आपको। ये मान लो कोई भी रोगी पशु होता है उसको खरीद लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो कम से कम आपको कोई भी पशु बीमार है तो उनके लक्षण भी आपको पता होना चाहिए जब पशु खरीदने जाए। काफी बार कोई पशु की सांस फूल रही है, वो दबा के सांस ले रहा है जोर जोर से,
और वो पशु बेचने वाला आपको पागल बना दे कि भाई ये तो धूप में खड़ा था इसीलिए अभी थोड़ा हो रहा है, अभी सही हो जाएगा ना। बीमार पशुओं के लक्षण आपको पता होना चाहिए कि ये पशु बीमार है या नहीं है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो भी बीमार पशुओं की क्या विशेषता होती है। बीमार पशुओं के लक्षण, बीमार पशुओं के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पशु बीमार है या नहीं है, तो कम से कम ये भी सावधानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बीमार पशुओं के लक्षण की मैं बात करूं तो बीमार पशुओं का सबसे पहले देखना चाहिए कि जो पशु हैं वो चारा, दाना, पानी या फिर जैसे कम खाता है या ज़्यादा खाता है। एकदम दबा के खा रहा है तो वो स्वस्थ है, कम खा रहा है या खा ही नहीं रहा है तो वो बीमार है। क्या है? बीमार है। तो जैसे मैं बात करूं पशुओं का दाना, पानी, चारा आदि देखना चाहिए कि वो कम तो नहीं खा रहा है। यदि कम खा रहा है या नहीं खा रहा है तो वह बीमार पशु की श्रेणी में आएगा। हाँ, बेसिक जानकारी है। हर बार थे कोई डॉक्टर ने साथ थोड़ी ले जाओ कि डॉक्टर साहब चलो मैं भैंस खरीदूं, तो वो भैंस देखो भी कैसी है। पशु एकदम फुर्तीला होना चाहिए, आलसी पशु नहीं होना चाहिए। यहाँ उठाए 3 बार करे दे दे और फिर भी वो खड़ा नहीं हुए, और खड़ा होने के बाद ऐसे ऐसे करे, अपन उसकी रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, वो आगे चलने को मंजूर नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे खड़ा हो रहा है, तो ये समझ लो आलसी पशु बीमार पशु की श्रेणी में आ रहा है। किस में आ रहा है? तो एकदम जो पशु होता है वो बहुत फुर्तीला होना चाहिए। जैसे खड़ा किया तुरंत खड़ा हो गया घोड़े की तरह, निकलना का आधी रात को भी कि भाई चल चल, ऐसा फुर्तीला पशु होना चाहिए। तो क्या पहचान करेंगे? जैसे पशु हमेशा तेज ऑब्लिक फुर्तीला होना चाहिए। होना चाहिए, निस्तेज है, निस्तेज है, आलस है, तो बीमार पशु की श्रेणी में आएगा। तो बीमार पशु की श्रेणी में आएगा। तो बीमार पशु की श्रेणी में होगा, ठीक है ना। अगले हम बात करें कि और क्या विशेषता ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो जैसे कोई भी मान लो डेयरी फार्म में 50 गायों का झुंड है, 50 भैंसों का झुंड है, तो वो झुंड जा रहा है। अगर वो झुंड जा रहा है, झुंड वहां चला गया, यानी एक पशु कोई 100 मीटर पीछे चल रहा आराम से, झुंड के साथ नहीं चल रहा, पीछे पीछे आराम से चल रहा है, तो वो बीमार पशु के लक्षण है। बाकी के सारे पशु झुंड में चलना पसंद करते हैं। तो देखो पशुओं के झुंड में, पशुओं के झुंड में, पशुओं के झुंड में कोई पीछे चल रहा है तो वह बीमार पशु होगा। झुंड में हमेशा बराबर झुंड के साथ चलना चाहिए, पीछे नहीं चलना चाहिए। कैसे नहीं चलना चाहिए? पीछे। यहाँ कोई झुंड आगे निकल गया, एक पीछे खड़ा रह गया, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो बीमारी है।
बीमार पशुओं की और क्या विशेषता हो सकती है? तो देखो भाई, ये बीमार पशुओं की अपन और बात करा तो बीमार पशु होती है या तो उसकी सांस लेने की क्षमता तेज होगी या धीमी होगी। बीमार पशुओं में सांस तेजी से या बहुत धीमी गति से लिया जाता है। तो ये भी एक बीमार पशुओं की पहचान हो गई। अगर वो सांस जोर जोर से ले रहा है तो वो बीमार है, या फिर सांस बिल्कुल धीरे ले रहा है तो भी वो बीमार है। ठीक है ना। बीमार पशुओं की विशेषता ये हो सकती है कि जैसे उनका मल मूत्र होता है, बीमार पशुओं का मल मूत्र का रंग अलग दिखेगा या मात्रा अधिक कम होगी, या तो उसका रंग अलग दिखेगा या मात्रा अधिक या फिर कम होगी। या तो कोई गाय बाथरूम मतलब वो कहना ना मूत्र करती नहीं है और मूत्र करेगी तो फिर रुकेगी नहीं, या कोई करती नहीं। तो ये दैनिक दिनचर्या में आती है, ये रोटेशन हमेशा आपके होना जरूरी है। ठीक है ना। और इसके लिए आप में भी ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो जो पशु की तरह आप भी रहेंगे। कोई आदमी क्लास आता है अपनी दैनिक दिनचर्या से एकदम साफ सुथरा नहीं आएगा तो उसमें आलसपन रहेगा। इसीलिए सुबह टाइम पे खड़े हो, टाइम पे उठने के बाद वॉकिंग करने जाओ, गर्म पानी पियो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके फिर आप स्नान वनान करके ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ आयो, तो एकदम ऐसा लगेगा आप मंदिर में बैठे हो। नहाते धोते नहीं हो, आ जाते हो, फिर कोई उबासी खाता है, कोई खाटी छाछ पी के आ जाता है। तो वो क्लास के लक्षण नहीं, अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है, वो बीमार पशु बीमार विद्यार्थियों की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। अब देखना है कि कोई पशु है जिसमें कोई खुर है, मुंह है, नाक है, या फिर जैसे योनि है, वहां से कोई ब्लडिंग तो नहीं हो रही है, तो ये भी एक बीमार पशुओं के लक्षण होते हैं। जैसे नाक का मतलब होता है नथुना, मुंह या योनि से खून का निकलना, ये भी बीमार पशुओं के क्या भी लक्षण है। हम ये कोई आदमी कैसे पता चलेगा कि ये बीमार है या नहीं है? तो यही है ना कि भाई उसको पता चल जाएगा कि मुंह से अगर कोई खून निकल रहा है तो बीमार है, कोई ना कोई बीमारी तो है ही है। ठीक है ना। फिर जैसे बीमार पशु होता है ना, जो पशु के जो थन होते हैं, थन में जब दूध निकालता है तो उसमें रेशे बनने से भी रोगी होने के संकेत होते हैं। जैसे दूध निकाला, दूध में कोई दूध का गाढ़ापन आना, दूध में कोई होता है ना जैसे दानेदार दूध का आना, इस प्रकार का अगर दूध आता है तो भी वो बीमार पशुओं की विशेषता है। दूध का गाढ़ा होना या फिर दानेदार दूध होना, दानेदार दूध होना या दूध के साथ रक्तस्राव होना, बीमार पशुओं की विशेषता है। बीमार पशुओं की विशेषता, बीमार पशुओं की क्या है भी विशेषता है। आई बात समझ में? तो ये भी एक बीमार पशुओं की क्या हो जाएगी भाई, विशेषता हो जाएगी। और बीमार पशुओं का क्या है, जैसे बीमार पशु होता है वो कोई भी आवाज दे अपन
तो वो ध्यान नहीं देना। अपन गाय को करे आओ आओ आओ, गाय के कोने हूँ तो भी वो बीमार पशु की विशेषता है। या फिर बीमार पशु हैं वो आलसपन से चलना, लंगड़ाते हुए चलना, एक पैर से सही नहीं चलना, ये भी बीमार पशुओं की तो विशेषता है। तो हमेशा ध्यान रखें, बीमार पशुओं की विशेषता है कि आवाज़ देने पर अगर वो नहीं आए तो वो भी बीमार पशु हो सकता है। आवाज़ देने पर यानी कि बुलाने पर कोई पशु आपके पास नहीं आए, बुलाने पर कोई पशु नहीं आए तो बीमार पशु की विशेषता है। बीमार पशुओं की क्या हो जाएगी भाई, ये विशेषता हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो, बीमार पशुओं की और बहुत सी विशेषताएं, पर अपन को पढ़ना है कि पशु खरीदते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो पशुओं की और सावधानियां देखें अपन। तो ये तो बीमारी के बारे में हमने देख लिया कि भाई बीमार पशुओं के लक्षण क्या क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। वरना पशु खरीदते समय ये सावधानी हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पशु मेले भी देखे थे हमने। तो ये पशुओं की हम सावधानियां देख रहे थे और बीच में बीमार पशु आ गए थे। तो अब पशुओं की और सावधानियां कौन कौन सी देखनी चाहिए उसकी बात करें। तीसरी सावधानी, चौथी सावधानी और कौन कौन सी रखनी चाहिए वो देखें अपन। तो पशु हमेशा शांत और विनम्र स्वभाव के खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसे पशु सीधे वो परेशान चलो भाई, पशु खरीदते समय और देखो क्या रखना चाहिए। पशु हमेशा एक तो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पहली बात, शांत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना। पशु स्वस्थ, शांत, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। ये तो अच्छे पशु की विशेषता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे पशु सींग मारने वाला, पशु सींग मारने वाला, बिल्कुल, लात मारने वाला, या दूध ये बाल्टी लेने बैठे बैठो टेके लात की है, पूरे दिन बैठो पे पशु, और जे दूध की बारी आवे और दूध की बारी आती टेके बैठो लात की, तो बताओ अब वो पशु सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये भी थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे पशु के थन या खुद के थन को चूसने वाला नहीं होना चाहिए। काफी पशुओं के जो अच्छे पशु नहीं होते उनके लक्षण होते हैं, या तो वो दूसरे पशु का बेटा दूध पी जाता है, थन चूस लेता है, और दूसरे के नहीं तो बेटे खुद का ही थन चूस लेता है। हम जे कोई गाय को दिन भर आप पशु आहार खिलाए और वो शाम के समय खुद का दूध खुद ही पी जाए, तो बताओ वो गाय अच्छी है क्या। फिर तुम उसके गले के अंदर वो लोहे का बनाएंगे, पैकड़ा डालेंगे वो ऐसे, तो वो फिर क्या होता है, या तो वो अच्छे पशु की पहचान नहीं है। जैसे दूध निकालने बैठो बैठो टेके लात की, बाल्टी जाओ बटने थे जाओ बटने निकाल लियो दूध, आई गयो मजो, ये अच्छे पशुओं की विशेषता थोड़ी है। तो ये अच्छे पशु की खरीदते समय ध्यान रखे, वो दूध खुद पीने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरे के थन नहीं चूसे, शांत स्वभाव का हो, स्वस्थ हो, विनम्र स्वभाव का हो, यानी पास में जाए चारा डालने और मारे बेटा सिंह, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पशु खरीदते समय
उसकी सही उम्र का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि काफी बार पशु विक्रेता बेचने के लिए उम्र गलत बता देता है। उम्र गलत बता देता है। तो ये थे उम्र कैसे देखेंगे। उम्र देखने का तरीका है, एक तो दांत से, उनके शरीर को देखकर, उनके खुर को देखकर। ये उम्र ज्ञात करने के काफी हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे ना, दांत देख के, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा ना था, इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना, वो दांतों के प्रकार, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। कैनन दांत होते हैं, वो चीरने फाड़ने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं बेटा? चीरने और फाड़ने में काम आता है। तो हमेशा उम्र ज्ञात करनी है तो वो दांत देखे, क्या देखे? दांत देखे। अगर वो पशु मालिक दांत से भी आपको पता चल जाएगा भाई एक दांत का है, दो दांत का है, तो वो विशेष रूप से वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि भाई उसके उम्र कैसे ज्ञात करेंगे? आप दांतों से भी तो करेंगे ना। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद कोई अगली और विशेषता आपको जैसे ध्यान रखनी हो, तो जैसे मान लीजिए कोई भी पशु है, हाँ, तो इसमें क्या है, उम्र तो दांतों से ज्ञात होती है, खुर से भी हो सकती है। खुर से नहीं तो उनके शरीर से कर लो, ठीक है। अगर कोई आप पशु खरीदते हैं, इंपॉर्टेंट है ना बेटा, सवाल आ रखा है यहाँ से। दुधारू पशुओं को खरीदते समय दो से तीन, मैक्सिमम तीन, 2 से 3 बार दूध निकाल कर देखना चाहिए। यानी कि 2 से 3 बार दूध निकाल कर देखना चाहिए। तीनों समय में बराबर आता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ें आ गई हैं, तो अगर वो लगा दे तो वो पशु की एक दिन के लिए क्षमता बढ़ जाती है, इससे पशु को नुकसान होता है। जैसे वो दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का था ना, ऑक्सीटोसिन, अब उसका कोई लगा दे तो दवा दे दे तो दूध में 2-3 दिन फर्क रहेगा, फिर वो उल्टा नुकसान कर देगा, ठीक है ना। तो हमेशा कम से कम 2 से 3 बार दूध निकाले। पशु लेने गए मेले में, तो भाई आज दूध निकालो में देखियो, ठीक है। पशु दिमाग बैठ गया, भावताव कर लिए, भावताव करने के बाद भाई मैं 2 दिन तेरे पशु का दूध निकालूंगा। शाम को गए दूध निकाले, सुबह गए दूध निकाले, वापस शाम को गए दूध निकाले, बराबर क्षमता आ रही है तो वो ठीक है। काफी बार क्या होता है, शुगर खिला देते पशु को तो दूध की क्षमता बढ़ जाती है। जब शक्कर खाएगा तो 1, 1.5, 2 किलो दूध बढ़ जाएगा, फिर उसकी हड्डियां गड़ेगी, ज्यादा नुकसान होगा, पशु जल्दी मर जाएगा, वो दूध भी कोई काम का नहीं होगा। तो ध्यान रखे, सही बात है एकदम, इसमें क्या होगा, ठीक है ना। चलो, पशुओं की बाहरी बनावट सही होनी चाहिए। आई बात समझ में? बाहरी बनावट का सही का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक पशु आ गया आपके सामने, पेंटर तो हाँ को नहीं, पर ट्राई तो करिए। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई पशु आ गया आपके सामने, ठीक है ना।
ये इसके सींग आ गए। अब मान लीजिए ये इसकी यहाँ से आकर ये इसकी कुबड़ निकल गई, और कुबड़ निकलने के बाद ये एकदम ये तो सीधा आ रहा है, तो ये ढांचा में जो डला हुआ जो शरीर है वो अच्छा आएगा। अब यहाँ से कोई पशु है, उसके ये आ गए आपके, ये एक पैर आ गया, ये भी एक पैर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो शरीर है, ये जो शरीर है यहाँ से, और यहाँ पे आ गए आपके वो थन आ गए, 1 2 3 4, और ये आ गया उसका पैर, ठीक है ना, और ये आ गई उसकी पूंछ आ गई। ये इस प्रकार से कोई है पशु। अब देखो इसकी जो शरीर की जो बनावट है, इसकी जो शरीर की बनावट है वो एकदम व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए इसके जो खुर भी आ गए वो भी एकदम व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक व्यवस्थित पशु दिखाई दे रहा है। और ये अब इसी पशु की, इस पशु की जैसे ये कुबड़ आने के बाद, जैसे ये कुबड़ आ गई और यहां से जो शरीर है, ये जैसे ये पैर आ गया और ये पैर आ गया। अब इसका है ना ये पेट ऐसे लटका हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ से फिर वापस ऐसे पैर आ गया, ये पूंछ आ गई, पूंछ भी ऐसे ऐसे खड़ी रहे। तो ये बीमार पशु की विशेषता है। ये कोई अच्छा पशु नहीं है, ये एक अच्छा पशु है। कैसा पशु है ये? अच्छा पशु की विशेषता है, ठीक है ना। तो अपना जो आज क्लास का टाइम हो गया है, ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, ये क्लास और होगी, ठीक है ना। तो अगला जो इसका पार्ट बी भी आएगा, ठीक है ना। ये पार्ट ए था, पार्ट बी इसका, यानी कि भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, थोड़ा समय का इश्यू चल रहा है, क्लास से कंटिन्यू हो जाएगी आपकी, मस्त रहो। तो अगली क्लास है वो भी आपके बहुत जल्द होगी, ठीक है ना। हाँ, तो अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये अभी तक जो मैंने लिखाया है, सुन लो, आप भी सुन लो, और ऑनलाइन वाले जो अभी तक मैंने लिखा है, इसके कंप्लीट व्यवस्थित नोट्स बनाने हैं। इसके बाद एक इसी का पार्ट और होगा, क्योंकि पशु क्रय करते समय बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। इससे सवाल आते हैं 1 या 2, तो इसका एक पार्ट और होगा। डेयरी पालन के लिए सांड की क्या विशेषता होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक 30 40 या 50 मिनट की एक क्लास और होगी, उसमें अपन कंप्लीट करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।